इम्पैक्ट बीजेपी को उससे फायदा ही मिला। बाबरी मस्जिद गिरी तो इनफैक्ट जब वो बाबरी मस्जिद गिरी थी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इंडिया में एट द सेंट्रल लेवल, बट इसका फायदा बीजेपी को हुआ है। The most populous state of India, and politically it's very important because it sends 80 Lok Sabha MPs to the Lok Sabha, and on the basis of the 403 MLAs that it elects, it also sends about a large number of Rajya Sabha MPs, because in India there are two systems, Lok Sabha and the Rajya Sabha. So in that context, this election, every time when an election happens in UP, it attracts a lot of attention from the international and the national media also. Right now, the main five political parties are the ruling BJP, the Samajwadi Party, which is the main challenger. Then there is the Bahujan Samajwadi Party, which has been in power from 2007 to 2012. And then there is this Congress. In the UP is about, it always revolves around caste and religion. BJP has used this particular thing to polarize the voters on the basis of Hindu and Muslims. देखिए, पहले हम लोग रिलीजन पे आ जाए। रिलीजन इज बेसिकली हिंदू एंड मुस्लिम। तो in some districts of UP, the population of Muslim voters is close to 70%. तो जो कांग्रेस है, जो मेन चैलेंजर है बीजेपी की, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये दोनों दो पार्टियां हैं, ये ट्राई कर रही हैं कि जितने मुस्लिम वोटर्स हैं वो एक साथ आके बीजेपी को ना जाएं, सिर्फ इन दोनों पार्टीज को आ जाएं, क्योंकि ये जो चंक है एटलीस्ट 20%, अगर आप एग्रीगेट कर लें टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम वोटर्स जो हैं यूपी में, वो अराउंड 20 to 25% ऑफ द टोटल स्टेट पॉपुलेशन हो जाता है। तो अगर ये एक जो 20 to 25% अगर ये चंक किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को मिल गया तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाती है पावर में आने के लिए। तो बीजेपी ये चाह रही है कि ये जो पोलराइजेशन है, काउंटर पोलराइजेशन वो चाह रही है। काउंटर पोलराइजेशन इस कंटेक्स्ट में कि मुस्लिम वोटर्स हैं वो एसपी को वोट करें, कांग्रेस को वोट करें, बट जो हिंदू वोटर्स हैं वो सिर्फ बीजेपी को वोट करें। ये इसका जो आप यू टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब क्या कास्ट पे आ जाओ। कास्ट देयर आर लाइक 100 कास्ट इन यूपी। कास्ट है, सब कास्ट है, तो उसमें जो बैकवर्ड कास्ट है, फॉरवर्ड कास्ट के बीच का हमेशा इशू रहता है। जो बैकवर्ड कास्ट है वो हमेशा उसने सपोर्ट किया है बीएसपी को, जिसको मैंने आपको बहुजन समाजवादी पार्टी बताया, जिसकी चीफ रही है मायावती, जो 2007 से 2012 तक सीएम थी। बट बहुजन समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं, एज पर द ट्रेंड व्हिच वी आर सीइंग राइट नाउ, एज पर आवर कन्वर्सेशन विद द पीपल ऑन द ग्राउंड, दे आर राइट नाउ वोटिंग फॉर द बीजेपी। उसका रीजन ये है कि जो बीएसपी के वोटर्स हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, उनको ये लग रहा है कि बीएसपी इस टाइम उस सिचुएशन में नहीं है, उस पोजीशन में नहीं है कि पावर में आ जाए। तो rather than voting for a losing party, they are shifting towards the BJP. देखिए, 3 farms laws बेसिकली पार्लियामेंट पास हुए थे। उनका एक, उसका अगर मैं सिंपल वर्ड में बता दूं, उसमें ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लॉ पास करेगी और वो फार्मर्स से डायरेक्ट वो प्रोड्यूस खरीदेगी और वो बड़ी बड़ी कंपनीज को देगी, और उनका एक मिनिमम प्राइस रहेगा। तो उसको लेके बहुत कंफ्यूजन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और फार्मर्स में। फार्मर्स ने कहा कि इससे हमारी ज़मीन चली जाएगी, जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं वो हमारी ज़मीन ले लेंगी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आफ्टर गेटिंग रिपोर्ट्स ऑन द ग्राउंड की जो फार्म लॉस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत नेगेटिव जा रहा है, उन्होंने वापस लेना पड़ा उसको। और जो जाट की मैं बात कर रहा हूँ, दे आर वेरी वोकल कास्ट and dominant caste होती हैं। तो they had supported the BJP in the last election, but right now they are not supporting the BJP because of the fact that उनको एक मैसेज चला गया है कि बीजेपी ने फार्म लॉस पास किया, despite being told कि आप ऐसा फार्म लॉस पास मत कीजिए। है स्पेशली जो वेस्ट यूपी में है बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, and these farming communities which consist of mostly from the Jat
and Gujjar community, caste होती है यहाँ. At least on the paper, they are very angry with the BJP right now. So both the SP and the Congress is trying to get their support. जो सबसे बड़ा इशू इस बार इलेक्शन में रहा है, अपार्ट फ्रॉम कास्ट, अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, जो कि हर यूपी के हर इलेक्शन में रहा है, इट इज दैट इम्प्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर. तो क्योंकि जो सीएम है वहाँ के अभी योगी आदित्यनाथ हैं, उनका फर्स्ट डे से फोकस था कि एक लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है स्टेट में, क्योंकि यूपी का हमेशा परसेप्शन रहा है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब रहता है, स्पेशली स्ट्रीट क्राइम्स जो होते हैं कि आपकी गाड़ी छीन लेंगे, आपसे पैसे लूट लेंगे, या दूसरा अगर आप कंप्लेंट करेंगे पुलिस को तो पुलिस नहीं आएगी, पुलिस आएगी तो आपसे पैसा लेगी. तो उनका ये फोकस रहा है कि हमें अभी 5 साल में कि लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव कर देना है बिल्कुल. तो एटलीस्ट वो उस पर उन्होंने बहुत काम किया है, उसका रिजल्ट दिख रहा है. और मेरे हिसाब से एक ये दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, बिकॉज अल्टीमेटली जब एक कॉमन सिटीजन है, जो चाहे वो फार्मर है, चाहे वो छोटा सा बिजनेसमैन है, चाहे वो स्कूल टीचर है, वो जब वोट करने जाएगा तो उसको एटलीस्ट लास्ट में उसको ये समझ आएगा कि लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है. तो शायद वो मेरे हिसाब से it is one of the biggest factor in this election, apart from the polarization and Hindu Muslim and caste and everything that is always there in UP. It's not there कि पहली बार हो रहा है. and Muslim BJP का एक अपना प्लैंक रहा है इलेक्शन का, हमेशा हिंदुत्व वाला एक सेपरेट करके चलना. That has always been there. It's not that वो first time हो रहा है, ऐसा मैंने कहा आपसे. But law and order for the first time has become a positive thing for the BJP. उसका सिंपल रीजन ये रहा है कि पावर शेयरिंग का इशू रहा है इसमें. देयर इज नो अदर सोशल फैक्टर, देयर इज नो अदर कल्चरल फैक्टर एज सच. पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के, उनका एक पावर शेयरिंग का रहा है कि किसी तरीके पावर में आना है. तो अभी जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का ही एग्जाम्पल ले लें, ये इलेक्शन के पहले अभी बीजेपी में थे, अभी वो समाजवादी पार्टी में गए हैं, और उसके पहले वो बीएसपी में रहे हैं. तो दीज आई मीन यूपी के लिए जो भी एक मेन जो फैक्टर रहा है कि जो नेता जो है यहाँ के यूपी के, वो किस लिए इलेक्शन लड़ते हैं, वो पावर में रहने के लिए करते हैं. हर जगह में ये हर कंट्री में होता है, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है कि दे आर लुक फॉर पावर, वेज टू कम बैक टू पावर. बट इन यूपी स्पेशली ये ज्यादा प्रेवलेंट है, बिकॉज इट्स अ वेरी, इसमें लिटरेसी रेट बहुत कम है. तो कुछ इंडिविजुअल्स जो है अपने एरिया में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि ही इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी ह्यूज, इट्स वेरी बिग ओबीसी लीडर, क्योंकि वो ही इज अ पार्ट ऑफ अ कास्ट व्हिच इज नॉट वोकल एज सच. तो उनको हमेशा वो करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा चाहती रही है. जैसे बीजेपी ने उनको अपने शामिल करवाया था 2012 में, और 2017 में. उसके पहले बीएसपी ने उनको शामिल कराया था अपनी पार्टी में, अब एसपी ने उनको शामिल कराया है. तो पावर का जो गेम रहा है वो यूपी में बहुत प्रेवलेंट रहा है. देयर इज नो आइडियोलॉजी एज सच, कि स्पेशली बीजेपी में थोड़ा सा बिलीव होता है कि आप आइडियोलॉजी को बिलीव करेंगे सो दैट वे यू वोंट क्रॉस ओवर टू अदर पार्टी. बट बाकी पार्टीज में वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, लिबरल मानी जाती है. तो वो जिस पार्टी में पावर आ रहा हो वहां चले जाते हैं यहाँ के एमएलएज. इम्पैक्ट ऑफ बाबरी मस्जिद डेमोलिशन वाज फेल्ट अक्रॉस इंडिया, सिर्फ यूपी में नहीं था उसका इम्पैक्ट. और उसके बाद सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट जो अभी तक चला हुआ आ रहा है वो पोलराइजेशन हो गया था. एक बहुत ज्यादा पोलराइजेशन इनफैक्ट हुआ कि जो हिंदू मुस्लिम का जो एक डिस्कॉर्ड था वो थोड़ा ज्यादा उसमें बिटरनेस आ गई है. एंड बीजेपी यूज दैट पर्टिकुलर जो डिफरेंसेस आ गए कम्युनिटी में बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम फॉर इट्स इलेक्टोरल एडवांटेजेस. तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट बीजेपी को उससे फायदा ही मिला. बाबरी मस्जिद गिरी तो इनफैक्ट जब वो बाबरी मस्जिद गिरी थी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इंडिया में एट द सेंट्रल लेवल, बट इसका फायदा बीजेपी को हुआ है. अब अगर आप 2009 जनरल इलेक्शन में चले जाएं, उसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस को सबने राइट ऑफ कर दिया था. मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद जो होम मिनिस्टर थे उस समय, he was changing his dress, he was visiting site, बहुत मीडिया नेगेटिव पब्लिसिटी हुई
बहुत लोग इंडियंस मारे गए थे जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था। उसके बाद सबने कहा था कि कांग्रेस हार जाएगी, बट जो 14 तक का 5 इयर्स का जो टेन्योर था, इसके अंदर इन्होंने इनके जो, क्योंकि अलायंस गवर्नमेंट थी, बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाया था। कांग्रेस के पास 209 सीट आई थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड दे नीड 273 सीट टू रिटेन द मेजोरिटी, अटेन द। तो उन्होंने बहुत सारे छोटी छोटी पार्टीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई, और करप्शन के बहुत सारे इंसिडेंट हो गए, और 5 साल का 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी था वो एक साथ निकल के आया। और फिर उसी समय एक हाथ में ये चल रहा था, कांग्रेस का परसेप्शन खराब होता जा रहा था कि डायनेस्टिक पार्टी हो गई है, करप्शन कर रही है। और दूसरी साइड पीएम नरेंद्र मोदी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उनका एक नैरेटिव अपोजिट साइड से ही चल रहा था, ही इज द राइट मैन टू लीड द कंट्री बिकॉज ही इज नॉट करप्ट, बिकॉज ही हैज टेकन गुजरात फ्रॉम X to ऊपर ले गए हैं, अच्छे जगह पे ले गए पोजीशन पे। तो ये दोनों चीजें क्लैश हुई और कांग्रेस का सिचुएशन खराब हुई, कांग्रेस अब हट गई वहां से। बट इन दिस इलेक्शन व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, एंड आई बिलीव दैट कि दिस इज अ गुड न्यूज ऑफ कांग्रेस, इज दैट प्रियंका गांधी हैं, जो राहुल गांधी की जो सिस्टर हैं, सोनिया गांधी की जो डॉटर हैं, शी हैज टेकन द लीड in leading the campaign in UP, and she has given 40% of the seats to women candidates. And unlike the last time जो 2017 इलेक्शन में हुआ था कि कांग्रेस के राहुल गांधी इलेक्शन के 1-2 महीने पहले आए, उन्होंने 6-7 जगह कैंपेनिंग की और 10-15 डिस्ट्रिक्ट घूम लिया, इस बार प्रियंका गांधी इज like she has been focused on UP for the last 6 to 8 months, चल रहा है, बहुत इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, स्पेशली जो इन्होंने 40% जो सीट्स टिकट जो दी हैं वुमेन कैंडिडेट्स को, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड इन माय पर्सनल व्यू, लास्ट टाइम दे गॉट 7 सीट्स, इन माय व्यू दैट दिस टाइम दे विल गेट एटलीस्ट 20-25 सीट्स मिनिमम, क्योंकि एंड दिस विल रिवाइव द कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी की अगेंस्ट में थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी नेशनल लेवल पे हुई है आफ्टर कोविड-19 एंड उसके बाद जो इकोनॉमिक सिचुएशन आई है इंडिया में।